lecture. So in today's session we are going to discuss our AVFM मॉड्यूल सी क्विक रिवीजन सेशन. तो दोस्तों अगले 30 से 40 मिनट में आप मॉड्यूल सी को क्विकली रिवाइज कर पाएंगे. सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट से आप गो थ्रू हो पाएंगे दोस्तों. हाँ, न्यूमेरिकल क्वेश्चन को मैं नहीं सॉल्व करवा पाऊंगा जो कि मैंने अपने वीडियो लेसन में क्लियर किया है, लेकिन जो मेन कंसेप्ट है, जो मेन फॉर्मूलाज हैं वो आप समझ पाएंगे. चलिए सबसे पहले पहला यूनिट देखते हैं मॉड्यूल सी का, जो कि कॉर्पोरेट वैल्यूएशन पे बेस्ड है. दोस्तों कॉर्पोरेट वैल्यूएशन एक प्रोसेस होता है किसी कंपनी के एंटिटी के वैल्यू को डिटरमाइन करने का, और ये मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है फाइनेंशियल इंडस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में. दो प्राइमरी टाइप ऑफ वैल्यूज़ होते हैं, एक होते हैं बुक वैल्यू, एक होता है मार्केट वैल्यू. बुक वैल्यू होता है दोस्तों किसी एसेट का वैल्यू या कंप्लीट बिजनेस एंटिटी का वैल्यू जो कि बुक के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया है. इसीलिए आप कह सकते हैं कि बुक वैल्यू जो है बैलेंस शीट से डिराइव होता है, और मार्केट वैल्यू वो वैल्यू होता है जो कि डिराइव होता है मार्केट एनालिसिस से. जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है कंपनी का, जिसे कहा जाता है कि कितना आउटस्टैंडिंग शेयर है मल्टीप्लाइड बाय शेयर प्राइस, ये डिफाइन करता है किसी कंपनी के मार्केट वर्थ को. जो मार्केट वैल्यू है दोस्तों फंडामेंटली इक्विटी वैल्यू होता है, क्योंकि इक्विटी इन्वेस्टर कंपनी के शेयर को वैल्यू करते हैं अपार्ट फ्रॉम डेब्ट लेंडर. दोस्तों इंटरप्राइज वैल्यू जो है सिनोनिमस है फर्म वैल्यू से. एंटरप्राइज वैल्यू दोस्तों सिनोनिमस है हमारे फर्म वैल्यू से. बेसिकली ये वो वैल्यू होता है जो कि प्लेस्ड होता है कंप्लीट कंपनी में. इसमें डेब्ट्स और दूसरे कमिटमेंट भी होते हैं. जो इंटरप्राइज वैल्यू का सिग्निफिकेंस है वो इस बात से समझ सकते हैं क्योंकि दोस्तों ये अप्रॉक्सीमेटली जो है एंटिटी के रनिंग एसेट के वर्थ के बराबर होता है. दोस्तों डेब्ट या दूसरा ऑब्लिगेशन के अंदर शॉर्ट टर्म डेब्ट, लॉन्ग टर्म डेब्ट, करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट, कैपिटल लीज ऑब्लिगेशन, प्रीफर्ड सिक्योरिटी, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट या दूसरे नॉन ऑपरेटिंग लायबिलिटी, ये सभी आते हैं. जो फेयर मार्केट वैल्यू है एज पर यूनाइटेड स्टेट इंटरनल रेवेन्यू सर्विसेज, फेयर मार्केट वैल्यू वो प्राइस होता है जिस पे प्रॉपर्टी जो है हैंड चेंज करेगा बिटवीन विलिंग बायर एंड विलिंग सेलर, जहाँ पे फॉर्मर जो है कोई कंपल्सन में नहीं है कि वो खरीदे और लैटर भी कोई कंपल्सन में नहीं है कि वो बेचे. दोनों पार्टीज़ के पास रीजनेबल नॉलेज होता है रिलेवेंट फैक्ट का. दोस्तों जो इंटरनेशनल एसेट है वैल्यूएशन स्टैंडर्ड कमेटी है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो डेवलप करे इंटरनेशनल वैल्यू स्टैंडर्ड्स जो कि इंटेंडेड होते हैं कि प्राइमरी गाइड के रूप में यूज होते हैं फॉर वैल्यूएशन प्रोफेशनल. जो प्रिंसिपल वैल्यूएशन अप्रोच है IBS, वो क्या क्या है? मार्केट अप्रोच. मार्केट अप्रोच दोस्तों जब आप किसी एसेट के वैल्यू को डिटरमाइन करते हैं तो मार्केट अप्रोच इसके साइज, क्वांटिटी, क्वालिटी या दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रखता है इन एडिशन टू द वैल्यूज़ ऑफ कंपेरेबल एसेट. इनकम अप्रोच दोस्तों भी बताया जाता है जब भी आप किसी कंपनी को वैल्यू करें तो इनकम अप्रोच को यूज़ किया जाता है ताकि आप डिटरमाइन कर सकें कि प्रेजेंट या करेंट वैल्यू कितना है कंपनी के एक्सपेक्टेड फ्यूचर अर्निंग का या कैश फ्लो का. जो नेट ऑपरेटिंग इनकम होता है कंपनी का वो डिटरमाइन किया जाता है इनकम अप्रोच मेथड से, और दोस्तों उस फिगर को डिवाइड किया जाता है रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन से. कॉस्ट अप्रोच दोस्तों जिसे कहा जाता है एसेट बेस्ड अप्रोच, इसे आप वैल्यूज़ को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं फेयर मार्केट वैल्यू को कंबाइन करके कंपनी के नेट एसेट से. दोस्तों ऑल दिस थिंग हैव बीन एक्सप्लेन क्लियरली इन माय वीडियोस लेक्चर. आई एम जस्ट समराइजिंग द फैक्ट. इस मेथड को एसेट बेस्ड अप्रोच भी कहा जाता है. लेमेंस टर्म में दोस्तों ये मेथोडोलॉजी का टेंडेंसी है कि डिटरमाइन करना किसी फर्म का वर्थ कितना है ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ एसेट हेल्ड बाय द बिजनेस. दोस्तों 4 प्राइमरी मेथड होता है जिसको यूटिलाइज कर सकते हैं फर्म की वैल्यू को डिटरमाइन करने का. पहला है एडजस्टेड बुक वैल्यू अप्रोच, दूसरा है स्टॉक एंड डेप्ट अप्रोच, तीसरा है डायरेक्ट कंपैरिजन अप्रोच, चौथा है डिस्काउंटेड कैश फ्लो अप्रोच. तो दोस्तों डेटा पे रिलाई करना जो कि कंपनी के बैलेंस शीट में है, ये लिस्ट कॉम्प्लिकेटेड मेथड है ताकि कंपनी के वैल्यू को पता कर सकें. जब भी आप किसी कंपनी के वैल्यू को पता कीजिए तो 2 मेथड है जो कि फंक्शनली इक्वल टू यूजिंग द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द बैलेंस शीट. दोस्तों जो ऑर्गेनाइजेशन का एसेट होता है दैट इज़ नॉट एसेंशियल टू डे टू डे ऑपरेशन, उसे माना जाता है नॉन ऑपरेटिंग एसेट. यानी दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन का वो एसेट जो कि जरूरी नहीं है इसकी डे टू डे ऑपरेशन में, उसे नॉन ऑपरेटिंग एसेट कहा जाता है. जो फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ होते हैं, सरप्लस लैंड है और डिस्यूज स्ट्रक्चर है, ये 3 तरह के नॉन ऑपरेटिंग एसेट होते हैं जो कि मोस्ट फ्रिक्वेंटली इनकाउंटर किए जाते हैं. जब भी किसी कंपनी का सिक्योरिटी को ट्रेड किया जाता है पब्लिक एक्सचेंज में तो उस कंपनी का जो वर्थ है उसको डिटरमाइन किया जाता है. सिंपली आप करंट मार्केट वैल्यू जितने भी आउटस्टैंडिंग सिक्योरिटीज़ है उसको जोड़ दीजिए तो आपको कंपनी का वर्थ मिल जाएगा. ये जो स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड है इसे कहा जाता है स्टॉक एंड डेप्ट अप्रोच. जो डायरेक्ट कंपैरिजन अप्रोच है ये दोस्तों प्रिंसिपल ऑफ सब्सिस्टेंस पे फाउंड किया गया, जो कि कहता है कि बायर जो है ज़्यादा पे नहीं करेगा किसी प्रॉपर्टी के लिए देन द कॉस्ट ऑफ कंपेरेबल कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी विद द सेम यूटिलिटी इन द ओपन मार्केट. दोस्तों डायरेक्ट कंपैरिजन मेथड में एनालिस्ट जो है एक या दो बिजनेस को देखते हैं जो कि सिमिलर है दोस्तों कंपनी से जिसका वैल्यू वो डिटरमाइन करना चाह रहे हैं. तो जो दोस्तों वो अपना बेस करते हैं एस्टिमेट ऑफ प्राइस एट विच द सिमिलर बिजनेस आर सेलिंग देयर प्रोडक्ट सर्विस. दोस्तों जो पोटेंशियल फ्यूचर कैश फ्लो का जो प्रेजेंट वैल्यू है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं इस मेथड से जिसे कहा जाता है डिस्काउंटेड कैश फ्लो या DCF. एक इन्वेस्टमेंट के वैल्यू को ऑब्टेन करना इस स्ट्रेटजी से ये पॉसिबल है.
सो फ्रेंड्स, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले दोस्तों, यदि आप CIB 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे क्रैश कोर्स का हेल्प ले सकते हैं दोस्तों। बेसिकली ये क्रैश कोर्स डिज़ाइन है ताकि आपको कम समय में ज़्यादा आउटपुट मिले। बेसिकली आपको डे टू डे बेसिस पे आपको असाइनमेंट दिए जाएंगे, आप उसे सॉल्व करें तो निश्चित रूप से आपको इस टॉपिक पे कमांड होगा। और दोस्तों यदि आपको टॉपिक पे कमांड होगा, फिर मॉडल पे कमांड होगा, और फिर दोस्तों आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपने एग्जामिनेशन पर्पज से। इसके अलावा दोस्तों आप यूनिट वाइज MCQs भी ले सकते हैं। देयर आर सेपरेट प्लान फॉर देम। हमारे हर एक यूनिट का दोस्तों लगभग 100 से 150 क्वेश्चंस हैं दैट विल हेल्प यू इन योर रिवीजन पर्पस। सो इफ यू वांट टू गेट इन डिटेल काइंडली व्हाट्सएप मी ऑन नंबर शोन ऑन द स्क्रीन। सो फ्रेंड, डिस्काउंटेड कैश फ्लो वैल्यू मेथड के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। तो देखिए, बताया जा रहा है कि जो कैश रिसीव्ड आज होगा वो ज़्यादा वैल्यूबल होता है कैश रिसीव्ड पर टाइम। इसका रीज़न ये है कि दोस्तों आपको पता ही होगा, तो जो मेथड है कि प्रेजेंट वैल्यू पे अराइव होना डिस्काउंटेड फ्यूचर कैश फ्लो से, ये एक हेल्पफुल टूल है। DCF मेथड जो होता है फर्म के वैल्यूएशन का, ये सिमिलर है कैपिटल प्रोजेक्ट के वैल्यूएशन का। लेकिन दोस्तों जब आप कंपनी को वैल्यूएशन करते हैं डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथोलॉजी के द्वारा, ये जरूरी है कि आप कैश फ्लो का प्रोजेक्शन कर लें और अनस्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ टाइम, जबकि एक प्रोजेक्ट को प्रिज्यूम किया जाता है कि डेफिनेट लाइफ होता है। और दोस्तों बेसिक प्रिजम्पशन ये है कि किसी कैपिटल प्रोजेक्ट में ये रहता है कि इट विल नॉट एक्सपेंड ड्यूरिंग लाइफ साइकिल। दोस्तों यदि इस ऑब्जेक्टिव को एकम्प्लिश करना है तो कंपनी का वैल्यू को सेगमेंट कर सकते हैं 2 टाइम पीरियड में, यानी वैल्यू ऑफ द फर्म इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश फ्लो ड्यूरिंग और प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश फ्लो आफ्टर द एक्सप्लिसिट फोरकास्ट पीरियड। तो ये एंटिसिपेट किया जाता है कि सिग्निफिकेंट चेंज हो जाएगा कंपनी में ओवर द एक्सप्लिसिट फोरकास्ट टर्म, जो कि टिपिकली 5 से लेकर 15 साल तक होता है। तो बहुत सारा एफर्ट लगाया जाता है ताकि फोरकास्ट कर सके इसकी अर्ली कैश फ्लो को। दोस्तों ऑपरेटिंग इन्वेस्टेड कैपिटल का मतलब क्या होता है कि ऑपरेटिंग या नॉन ऑपरेटिंग एसेट को एक्वायर कर सकते हैं जो भी फंड शेयर होल्डर या लैंडर प्रोवाइड करते हैं, इसी कैपिटल को इन्वेस्टेड कैपिटल कहा जाता है। तो ऑपरेटिंग इन्वेस्टेड कैपिटल का मतलब इन्वेस्टेड कैपिटल का वो पोर्सन जिसको यूज़ किया जा रहा है केवल ऑपरेटिंग एसेट को एक्वायर करने के लिए। ऑपरेटिंग वर्किंग कैपिटल को ऐड किया जाता है इसमें ताकि आप टोटल ऑपरेटिंग इन्वेस्टेड कैपिटल पे आ सकते हैं। ऑपरेटिंग वर्किंग कैपिटल को कैसे निकालते हैं, तो नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग करंट लायबिलिटी को माइनस कर लीजिए ऑपरेटिंग वर्किंग कैपिटल एसेट से, तो आपको ऑपरेटिंग वर्किंग कैपिटल निकल जाएगा। तो एक्चुअल ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस जो होता है बिजनेस का, वो प्राइमरी फोकस होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैपिटल मैट्रिक का। एक प्रिसाइज इंडिकेटर है एज कम्पेयर टू रिटर्न ऑन इक्विटी। दोस्तों फिर नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि अमाउंट ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, इसके बीच का डिफरेंस को हम लोग नेट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब क्युमुलेटिव एक्सपेंडिचर, इसके अंदर एक्सपेंडिचर ऑन करंट एज वेल एज नॉन करंट एसेट। डेप्रिसिएशन का मतलब दोस्तों ऐसा कोई भी डे टू डे कॉस्ट जो कि कैश से पेमेंट ना किया हो। 3 डिस्टिंक्ट वैल्यूएशन मेथड होता है एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट का। पहला टाइप को कहते हैं कंटिन्यूइंग वैल्यू, दूसरे टाइप को कहते हैं लिक्विडेशन या साल्वेज वैल्यू, और जो तीसरे टाइप के वैल्यू कहते हैं उसे कहते हैं डाइवेस्टिट्यूड वैल्यू। तो दोस्तों डिपेंडिंग ऑन किस तरह का वैल्यूज हाईएस्ट है, कंपनी डिसाइड करेगी कि वर्किंग किसी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में कंटिन्यू करें या ना करें। दोस्तों जो ब्रॉड क्लासिफिकेशन होता है, बहुत सारे मेथड को यूज़ किया जाता है ताकि आप कंटिन्यूइंग वैल्यू को निकाल सके। इसके अंदर कैश फ्लो, नॉन कैश फ्लो मेथड आता है। कैश फ्लो मेथड में दोस्तों एक ग्रोइंग फ्री कैश फ्लो परपेचुटी मेथड आता है, एक वैल्यू ड्राइवर मेथड आता है। नॉन कैश फ्लो मेथड में रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड, प्राइस PBT रेशियो और मार्केट टू बुक वैल्यू रेशियो। दोस्तों NOPLET यानी नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट लेस एडजस्टेड टैक्स, ये एक फाइनेंशियल मैट्रिक्स है जो कि कैलकुलेट करता है फर्म के ऑपरेटिंग प्रॉफिट को टैक्स को एडजस्टमेंट करके। NOPLET का फुल फॉर्म का फॉर्मूला होता है EBIT माइनस टैक्स ऑन EBIT। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी WACC दोस्तों रिप्रेजेंट करता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल अक्रॉस ऑल द सोर्सेज, जिसके अंदर कॉमन शेयर, प्रीफर्ड शेयर, डेरिवेटिव ये सभी आते हैं। जो प्रेडिक्टेड कैश फ्लो होता है किसी कंपनी के लाइफ टाइम पे, उसे डिस्काउंट किया जाता है दोस्तों प्रेजेंट वैल्यू में ताकि कंपनी का वर्थ निकाल सकें। ग्रोथ एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। दोस्तों बताया जा रहा है कि जो सेकंड सोर्स है वो है ग्रोथ प्रोजेक्शन, जो कि इंडस्ट्री एनालिसिस से डिराइव होता है। तीसरा मेथड जो कि मोस्ट रिलायबल है वो यह है कि आप एक्सपेंशन को गेज कीजिए बेस्ड ऑन फाउंडेशन ऑफ द कंपनी। दोस्तों डायरेक्ट सेल कंपैरिजन मेथड को बेस्ड होता है ताकि आप ऑनर्स के ऑक्युपाइड नॉन इनकम प्रोड्यूसिंग रेजिडेंशियल बंगला को इवैल्यूएट कर सकें। दोस्तों अब हम लोग डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड की सेकंड यूनिट की बात करते हैं। तो डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड में दोस्तों कंसेप्ट है प्रेजेंट वैल्यू का। दोस्तों जो कैश वैल्यू होता है वो डिफरेंट होता है प्रत्येक एसेट के लिए, जैसे कि डिविडेंड हो गया स्टॉक के लिए, कूपन हो गया, फेस वैल्यू हो गया बॉन्ड के लिए, और कैश फ्लो आफ्टर टैक्स हो गया रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के लिए। तो जो लेवल ऑफ रिस्क जो कि एसोसिएटेड है एक्सपेक्टेड कैश फ्लो से, वो बताएगा कि कितना डिस्काउंट, कैसे डिस्काउंटेड को कैलकुलेट किया जाएगा। दोस्तों जो DCF मेथड है वो अराइव होता है एस्टिमेट ऑफ एन एसेट ट्रू वर्थ। दोस्तों जो डिविडेंड होता है वो केवल एक सोर्स होता है कैश फ्लो का, जो कि इक्विटी इन्वेस्टर रिसीव करते हैं किसी पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी से। फ्री कैश फ्लो टू द फर्म FCFF दोस्तों रिप्रेजेंट करता है कितना कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेशन, कितना कैश फ्लो ऑपरेशन से अवेलेबल है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आफ्टर अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन, एक्सपेंसेस, टैक्स, वर्किंग कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट।
तो क्वेश्चन है कि कितना पैसा होना चाहिए, कितना पैसा हम इन्वेस्ट करें आज के समय में एज अ पार्टिकुलर रेट ऑफ रिटर्न, ताकि हमको एंटिसिपेटेड कैश फ्लो मिल जाए। इसे आंसर कर सकते हैं डिस्काउंटिंग फ्यूचर कैश फ्लो के मेथड से। यानी दोस्तों डिस्काउंटिंग डिटरमाइन करता है कि फ्यूचर कैश फ्लो का प्रेजेंट वैल्यू कितना होगा, और एक रेट के माध्यम से डिसाइड करता है जो कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है। तो इस रेट को डिस्काउंट रेट कहते हैं। डिफॉल्ट रिस्क दोस्तों एक रिस्क होता है जो कि लैंडर लेता है, ठीक है, जो कि बॉरोवर जो है रिक्वायर्ड पेमेंट नहीं कर पाएगा या किसी डेट ऑब्लिगेशन पे। दोस्तों इंटरप्राइज DCF मॉडल अप्लाई करता है एक डिस्काउंट रेट को, जो कि इक्वल होता है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल टू द फ्री कैश फ्लो टू द फर्म। इक्विटी DCF मॉडल कैश फ्लो मॉडल को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं दो तरीके से, एक है डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल और एक है दोस्तों फ्री कैश फ्लो टू द इक्विटी मॉडल। जो डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल है उसमें दोस्तों कॉस्ट ऑफ इक्विटी को ध्यान में रखा जाता है जब आप एक डिस्काउंट को कैलकुलेट करते हैं एक्सपेक्टेड डिविडेंड स्ट्रीम में। जो फ्री कैश फ्लो है इक्विटी मॉडल का, उसमें दोस्तों कॉस्ट ऑफ इक्विटी को ध्यान में रखा जाता है जब भी आप डिस्काउंट को कैलकुलेट करते हैं फ्री कैश फ्लो टू द इक्विटी। दोस्तों एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू मेथड यानी APV मॉडल जो है ये अनलीवर्ड इक्विटी कैश फ्लो को डिस्काउंट करता है एट अनलीवर्ड कॉस्ट ऑफ इक्विटी। इकोनॉमिक प्रॉफिट मॉडल में दोस्तों इकोनॉमिक प्रॉफिट स्ट्रीम को डिस्काउंट किया जाता है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल से और करेंटली इन्वेस्टेड कैपिटल को ऐड किया जाता है रिजल्टिंग वैल्यूज़ में। डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल एक क्वांटिटेटिव मेथड है किसी कंपनी के इक्विटी शेयर को वैल्यू करने का बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट फेयर प्राइस ऑफ द शेयर इक्वल टू द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कंपनी फ्यूचर डिविडेंड। जो एच मॉडल है ये ग्रोथ मॉडल है जिसके अंदर दो स्टेजेस होते हैं। एच मॉडल एज्यूम करता है कि जो ग्रोथ स्टेज है, ग्रोथ स्टार्ट होता है हायर रेट पे और फिर ग्रेजुअली डिक्लाइन होता है जब तक कि नॉर्मल ना हो जाए। दोस्तों 3 स्टेज मॉडल कंबाइन करता है 2 स्टेज मॉडल को एच मॉडल के साथ, जिस कारण से 3 स्टेज मॉडल बनता है। 3 स्टेज ग्रोथ मॉडल प्री सपोज करता है कि एक इनिशियल टाइम ऑफ स्टेबल हाई ग्रोथ होगा और एक सेकेंड पीरियड ऑफ ग्रोथ होगा जो कि डिक्रीज करेगा लीनियर फैशन में, और थर्ड ईयर ऑफ स्टडी लो ग्रोथ होगा। जब भी आप वैल्यूएशन करें तो मार्केट बेस्ड अप्रोच को यूज़ नहीं किया जाए वैसे इवेंट में जहाँ पे सिग्निफिकेंट और अनप्रेसिडेंटेड शिफ्ट होता है मार्केट प्लेस में। डिस्काउंटेड कैश फ्लो वैल्यूएशन जो है वो बेस्ड होता है एंटिसिपेटेड कैश फ्लो पे विद डिस्काउंट रेट। दोस्तों हम लोग यूनिट 3 की बात करते हैं मॉड्यूल C का अदर नॉन DCF वैल्यूएशन मेथड। सो फ्रेंड्स अदर नॉन DCF वैल्यूएशन मॉडल की बात करते हैं दोस्तों। सो बताया जा रहा है दोस्तों वैल्यूएशन मॉडल को 2 ग्रुप में क्लासिफाई कर सकते हैं, एक डिस्काउंटेड कैश फ्लो, एक नॉन DCF मेथड। एक रिलेटिव वैल्यूएशन प्लेसेस दोस्तों, एक रिलेटिव वैल्यूएशन जो है एक एसेट को प्लेस करता है वर्थ इन कंपैरिजन टू द प्राइस एट विच अदर कंपेरेबल एसेट आर सेलिंग ऑन द मार्केट एट द मोमेंट। दोस्तों ये डिफिकल्ट होता है कि आप किसी चीज़ के वैल्यू को क्वान्टिफाई करें डायरेक्ट वे में, तो हम कंपेयर कर सकते हैं दूसरी चीज़ से। तो जो डैन एरे है एक फेमस बिहेवियरल इकोनॉमिस्ट हैं जो ऑथर है बुक के प्रेडिक्टेबली इरेशनल। तो दोस्तों इन्होंने अपने बुक में कहा है कि ह्यूमन रेयरली वैसे थिंग को चूज़ करते हैं एब्सोल्यूट टर्म में। हमारे पास कोई इंटरनल वैल्यू मीटर नहीं होता जो कि बताए कितना थिंग का वर्थ है। तो दोस्तों सिमिलर एसेट को बेचा जाएगा वैल्यूज़ के लिए जो कि कंपेरेबल होगा एक दूसरे से। तो डिस्काउंटेड कैश फ्लो वैल्यूएशन के प्लेस में रिलेटिव वैल्यूएशन को फ्रिक्वेंटली रिगार्ड किया जाता है अल्टरनेटिव। तो DCF टेक्निक एक कॉन्सेप्चुअल बेसिस के रूप में सर्व करता है। दोस्तों बताया जा रहा है कि जो प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल या PYE मल्टीपल एक पॉपुलर वैल्यूएशन स्टैटिस्टिक्स है जिसको टिपिकली डिफाइन किया जाता है। दोस्तों प्राइस PY अर्निंग मल्टीपल क्या होता है, अर्निंग पर शेयर। तो प्राइस टू सेल मल्टीपल को PYS मल्टीपल भी कहा जाता है, ये भी वैल्यूएशन का मेथड है। तो जो वेरिएबल है जो कि प्राइमरी कंट्रीब्यूटर होता है ओवरऑल लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन का, उसे कहा जाता है कंपेनियन वेरिएबल। PG रेशियो को डिफाइन किया जाता है रेशियो ऑफ प्राइस टू अर्निंग डिवाइडेड बाय एंटिसिपेटेड एनुअल ग्रोथ रेट इन अर्निंग पर शेयर। यानी PG रेशियो होता है PE रेशियो अपॉन एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट। दोस्तों जो PV का मल्टीपल है ROE के साथ उसे वैल्यू रेशियो कहा जाता है। कंपनी का जो प्राइस अर्निंग रेशियो है उसको मेजर किया जाता है इन रिलेशन टू द एवरेज फॉर मार्केट। रिलेटिव PE रेशियो क्या होता है, करंट PE रेशियो डिवाइडेड बाय करंट PE रेशियो मार्केट। दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है इंटरप्राइज वैल्यू मल्टीपल्स का जो कि रेगुलरली यूज़ किया जाता है, जैसे EV by EBITD है, EV by EBIT, EV by FCFF, EV by BV मल्टीपल, EV by सेल्स मल्टीपल। तो PYE मल्टीपल ज़्यादा अप्रोप्रिएट है कंपनीज़ के लिए जिन्होंने डिमॉन्स्ट्रेटेड किया है ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ पॉजिटिव अर्निंग और जिनका नो लैंगर नॉन कैश एक्सपेंस है। PG मल्टीपल बेस्ट यूटिलाइज किया जाता है वैसी कंपनी का इसका लो वोलेटिलिटी अपने अर्निंग पर शेयर में। दोस्तों PYE मल्टीपल बेटर सूट होता है वैसी कंपनी का जिनका बैलेंस शीट मार्केट वर्थ ऑफ देयर एसेट को डिपेंड करता है एक मैनर में क्योंकि लीस्ट समवाट एक्यूरेट है। कंपनी जिसके पास सिग्निफिकेंट नॉन कैश एक्सपेंस है वो बेटर सूटेड होते हैं कि वो EV अपॉन EVI TDM मल्टीपल को यूज़ करें। EV अपॉन FCFF मल्टीपल ज़्यादा सूटेड होता है वैसे कंपनी का जिनका स्टेबल ग्रोथ है और प्रेडिक्टेबल कैपिटल एक्सपेंडिचर है। EV अपॉन सेल्स मल्टीपल दोस्तों वैसी कंपनी के लिए सेंस होता है जो कि रिलेटिवली यंग है और इन्होंने एस्टैब्लिश किया है, जिनका अभी तक ट्रैक रिकॉर्ड एस्टैब्लिश नहीं है पॉजिटिव प्रॉफिटेबिलिटी का। बुक वैल्यू गुड प्रॉक्सी होता है रियल वर्थ का जब टेंजेबल एसेट को अप्लाई किया जाए। किसी बुक वैल्यू और ट्रू वैल्यू डिफरेंट होता है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। दोस्तों जो डिग्री ऑफ प्रेसिजन है जो कि अचीव होगा किसी बुक वैल्यू टेक्निक के माध्यम से वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिग्री टू बिज नेट बुक वैल्यू ऑफ द एसेट एक्यूरेटली रिप्रेजेंट द फेयर मार्केट वैल्यू। जो एसेट के बुक वैल्यू और से करंट वैल्यू के बीच का डिफरेंस होता है वो बढ़ता है जिस इन्फ्लेशन के कारण से। दोस्तों टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट के कारण कुछ एसेट जो ऑब्सोलीट हो जाते हैं। बैलेंस शीट में दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन कैपिटल अपीयर नहीं होता है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्पाइट द फैक्ट दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एसेट।
जब भी कोई कंपनी का सिक्योरिटी को ट्रेड किया जाता है पब्लिक एक्सचेंज में, तो कंपनी का वैल्यू को डिटरमाइन किया जाता है सिंपली करेंट मार्केट वैल्यू को ऐड कर लीजिए ऑफ ऑल द कंपनी आउटस्टैंडिंग सिक्योरिटीज़। दोस्तों फिर बताया जा रहा है कि जो एसेट का वर्थ है उसको डिटरमाइन कर सकते हैं इसके प्राइसिंग को एनालाइज करके इन रिलेशन टू द प्राइसिंग ऑफ कंपेरेबल एसेट। यूनिट नंबर 4 मॉड्यूल सी को देखते हैं। बताया जा रहा है कि ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एसेट जैसे कि पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, इसे कहा जाता है इंटेलेक्चुअल कैपिटल। दोस्तों फिर इंटेंजिबल एसेट के बारे में बताया जा रहा है। इंटेंजिबल एसेट दोस्तों कंपनीज़ के ब्रांड नेम जैसे कि पेप्सिको, कोका कोला, ये सभी इंटेंजिबल एसेट्स हैं। जो फ्रेंचाइजीज के ऑनर होते हैं उसे उन्हें राइट ग्रांट दिया जाता है ताकि वो प्रमोट कर सकें, किसी कंपनी के ब्रांडेड गुड्स को सेल कर सकें। दोस्तों इंडिविजुअल जो कि फ्रेंचाइज को खरीदते हैं उसे फ्रेंचाइजी कहा जाता है। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फ्रेंचाइजर को या तो इनिशियल चार्ज पे करेंगे कि या एक ऑनगोइंग एनुअल कॉस्ट पे करेंगे ताकि ऑपरेट कर सके फ्रेंचाइजी को। 3 डिस्टिंक्ट अप्रोच होता है किसी इंटेंजिबल एसेट के वर्थ को एस्टिमेट करने का। पहला है कैपिटल इन्वेस्टमेंट, दूसरा डिस्काउंटेड कैश फ्लो वैल्यूएशन, तीसरा है रिलेटिव वैल्यूएशन। दोस्तों किसी एसेट का जो वैल्यू है जो कि कैश फ्लो प्रोड्यूस कर रही है वो इक्वल टू होता है एसेट प्रेडिक्टेड कैश फ्लो मल्टीप्लाई बाय द प्रेजेंट वैल्यू। जब भी आप किसी कंपनी के वर्थ को डिटरमाइन करें तो हमें कुछ इन्फॉर्मेशन देखना पड़ेगा 3 अलग अलग सोर्स से। पहला है कंपनी के मोस्ट रिसेंट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दूसरा है कंपनी की हिस्ट्री, तीसरा है दोस्तों फर्म को पीयर के साथ कंपेयर कीजिए। एक्सपेक्टेड इन्वेस्टमेंट निकालने का फॉर्मूला है एक्सपेक्टेड चेंज इन रेवेन्यू अपॉन सेल्स बाय कैपिटल। एक्सपेक्टेड इन्वेस्टमेंट रेट का फॉर्मूला है एक्सपेक्टेड ग्रोथ स्टेबल और अपन ROC स्टेबल। यदि आपको इन ऑर्डर टू गो फ्रॉम द वैल्यू ऑफ द फर्म टू द वैल्यू ऑफ इक्विटी वी डिडक्ट ऑल क्लेम्स। तो जब भी कोई कंपनी एक सर्टेन लेवल ऑफ मैच्योरिटी को पहुंचती है तो नॉन इक्विटी क्लेम है वो आउटस्टैंडिंग बैंक डेब्ट और बॉन्ड्स का फॉर्म लेता है। दोस्तों किसी भी कंपनी का जो इक्विटी होता है रेजिडुअल क्लेम होता है। इसका मतलब जो इक्विटी होल्डर हैं उनके पास राइट है कि वो कैश फ्लो को दे या तो कैश फ्लो दैट रिमेंस आफ्टर ऑल द फाइनेंशियल क्लेम होल्डर हैव बीन पेड ऑफ। दोस्तों कन्वर्टेबल बॉन्ड और स्टॉक एक तरह का ट्रेडिशनल डेप्ट होता है और प्रीफर्ड स्टॉक होता है जो कि एडिशनली इंक्लूड करता है कन्वर्जन मैकेनिज्म जिसे कॉल ऑप्शन कहा जाता है, जो कि बोरोवर होल्डर को अलाउ करता है कि वो बॉन्ड में स्टॉक को शेयर ऑफ कॉमन इक्विटी में कन्वर्ट कर सकें। जो अमाउंट ऑफ अर्निंग होता है किसी बेस ईयर में जनरेट किया जाता है उसका मेजर इम्पैक्ट पड़ता है साइक्लिकल कंपनीज़ के वैल्यूएशन पे। जो फाइनेंशियल डिस्ट्रेस होता है दोस्तों एक कंडीशन होता है जहाँ पे कंपनी या इंडिविजुअल सफिशिएंट फंड को जनरेट सफिशिएंट रेवेन्यू को जनरेट नहीं कर सकते हैं, जिस कारण से वो अनेबल होते हैं दोस्तों अपने फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को पे करने के लिए। क्रॉस होल्डिंग एक सिचुएशन होता है जहाँ पे पब्लिकली ट्रेडेड कॉर्पोरेशन स्टॉक खरीदते हैं दूसरी पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी का। दोस्तों बताया जा रहा है रिलेटिव वैल्यूएशन को कंपेरेबल वैल्यूएशन भी कहा जाता है। एक इफेक्टिव टूल है ताकि किसी एसेट को वैल्यू कर सकें। फाइनेंशियल एसेट एक लिक्विड एसेट होता है जो कि अपना वैल्यू लाता है किसी कॉन्ट्रेक्चुअल राइट से या ऑनरशिप क्लेम से। दोस्तों कॉस्ट ऑफ इक्विटी बेसिकली रिटर्न होता है जो कि कंपनी को रिक्वायर होती है ताकि वो डिसाइड कर सके कोई इन्वेस्टमेंट जो है कैपिटल रिटर्न रिक्वायरमेंट को मीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फर्म दोस्तों कॉस्ट ऑफ इक्विटी को एक कैपिटल बजटिंग थ्रेशोल्ड के रूप में यूज़ करती है फॉर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। दोस्तों बताया जा रहा है कि जो एसेट प्राइसिंग मॉडल होता है इसका एम ये होता है कि आप फंडामेंटल वैल्यू ऑफ एसेट को डिटरमाइन कर सकें। ये क्लोजर रिलेशन है फंडामेंटल वैल्यू एंड एप्रोप्रिएट रिटर्न के बीच में। जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वो बताता है कि कितना प्रॉफिट एक कंपनी जो है $1 ऑफ सेल पे बनाती है जब वो पूरे वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को पे कर देती है जैसा कि वेजेस या रॉ मटेरियल, लेकिन इंटरेस्ट और टैक्स पे करने से पहले। जो नॉन ऑपरेटिंग एसेट होता है वैसा एसेट होता है जिसको कंपनी के कोर ऑपरेशन का पार्ट नहीं माना जाता है। नेगेटिव अर्निंग दोस्तों बताया जा रहा है नेगेटिव अर्निंग के रिगार्डिंग, यानी दोस्तों जो हमारा नेगेटिव अर्निंग है लॉसेस है वो टेम्प्रोरी डिफ़िकल्टीज के कारण हो सकता है। जो पे आउट रेशियो होता है फाइनेंशियल मैट्रिक्स होता है जो कि प्रोपोर्शन ऑफ अर्निंग को शो करता है कंपनी पे करती है अपने शेयर होल्डर को। एक एसेट बेस्ड अप्रोच आइडेंटिफाई करता है कंपनी के नेट एसेट को, इसके लायबिलिटी को इसके एसेट सब्ट्रैक्ट करता है। कंपनी डिस्ट्रेस में तब होगी जब रीजनेबल लाइक्लीहुड रहेगा। दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट नियर कैश इन्वेस्टमेंट होता है उसे नियर मनी भी कहा जाता है। बेसिकली एक टर्म होता है जो कि डिस्क्राइब करता है हाई लिक्विड नॉन कैश एसेट। इंटेंजिबल एसेट नॉन मॉनेटरी एसेट होता है दोस्तों। रिलेटिव अप्रोच मोस्ट सुटेबल है ताकि डिटरमाइन कर सके इंटेंजिबल एसेट के वैल्यूज़ को। अब जरा हम लोग यूनिट 5 मॉड्यूल सी का रिवाइज करते हैं मर्जर एक्विजिशन रिस्ट्रक्चरिंग। तो दोस्तों कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग का मतलब कोई मॉडिफिकेशन जो कि कंपनी के एसेट में हुआ है। मर्जर एक्विजिशन और टेक ओवर, फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग, रिऑर्गेनाइजेशन, डाइवेस्टिचर, डीमर्जर्स। दोस्तों बताया जा रहा है एक्विजिशन एक प्रोसेस है कि एक एंटिटी जो है दूसरी एंटिटी को खरीद लेती है। मर्जर का मतलब दो सेपरेट एंटिटी को कंबाइन किया गया। इंडियन लॉ के कॉन्टेक्स्ट में मर्जर का मतलब होता है कि अमलगमेशन। अमलगमेशन दोस्तों मर्जर भी हो सकता है किसी कंपनी के एक्ट के अंदर। सेबी ओवरसीज करती है टेक ओवर को और कंपनी एक्ट गवर्न करता है मर्जर एंड एक्विजिशन की डील को। क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन में इंटरनेशनल टैक्स जो है इंटरनेशनल टैक्स कंसिडरेशन राइज होता है। दोस्तों अमलगमेशन के केस में जो राइट और लायबिलिटीज़ है जिस कंपनी को
मर्ज किया जा रहा है दूसरे में, ठीक है, मेक द ट्रांसफरी कंपनी वेस्टेड विद ऑल द राइट्स। एक टेक ओवर तब होता है जब कंपनी जो कि टेक ओवर कर रही है और जिस कंपनी को टेक ओवर किया जा रहा है वो दोस्तों अपने ऑपरेशन को इंडिपेंडेंटली कंटिन्यू कर पाए। यदि किसी एक्विजिशन के कारण कंसोलिडेशन आता है, इसका मतलब कि लीगल डिसॉल्यूशन ऑफ बोथ द कंपनी इन्वॉल्व। जब भी कोई मर्जर किसी लीगल डिसॉल्यूशन में रिजल्ट होता है, ठीक है, तो इसे अब्जॉर्प्शन कहा जाता है। एक रिकंस्ट्रक्शन, रीऑर्गेनाइजेशन या स्कीम ऑफ अरेंजमेंट एक टर्म होता है जिससे आप डिस्क्राइब कर सकते हैं एक ऐसी सिचुएशन को यहाँ पे एक फर्म इन्वॉल्व है स्कीम में। दोस्तों बताया जा रहा है कि अमलगमेशन के जो प्रोसेस होते हैं इसमें दो या दो से ज़्यादा बिजनेस को कंबाइन किया जाता है सिंगल एंटिटी में। अमलगमेशन मतलब यही होता है कि दो या दो से ज़्यादा एग्जिस्टिंग बिजनेस को सिंगल एंटिटी में कंबाइन कर रहे हैं। कुछ कॉमन टाइप ऑफ मर्जर होते हैं, हॉरिजॉन्टल मर्जर, वर्टिकल मर्जर, कॉन्ग्लोमरेट मर्जर, कोजेनरिक मर्जर, रिवर्स मर्जर। हॉरिजॉन्टल मर्जर में क्या होता है कि दो बिजनेस जो कि रिसेंटली मर्ज हुए हैं और दोनों ऑपरेट होते हैं सेम मार्केट सेक्टर में। वर्टिकल मर्जर तब होता है जब दो ऑर्गेनाइजेशन का बायर सेलर रिलेशनशिप होता है। दोस्तों कॉन्ग्लोमरेट मर्जर के अंदर जब लाइन ऑफ बिजनेस जो है कम्प्लीटली अनकनेक्टेड होता है। को जेनरिक मर्जर में क्या होता है कि एक्वायरिंग कंपनी और कंपनी जिसके साथ मर्ज हो रही है वो कुछ न कुछ तरीके से मर्ज कनेक्टेड है। दोस्तों बात करें एक्विजिशन का, एक्विजिशन का मतलब क्या होता है कि आप कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को परचेज कर रहे हैं एग्जिस्टिंग फर्म के शेयर कैपिटल में। जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर करती है तो एक्वायरिंग फर्म के पास दो ऑप्शन है, या तो वो कंबाइन कर सकती है दोनों बिजनेस को सिंगल एंटिटी में, या वो सिंगल एंटिटी के रूप में ऑपरेट हो सकती है। मर्जर का मतलब कि दो सेपरेट बिजनेस का एक साथ आना, ठीक है, इक्वल फुटिंग पे। जब भी किसी फर्म को एक्वायर किया जाएगा इसका मतलब कि उसे दूसरे कंपनी के द्वारा खरीदा जा रहा है। स्लम सेल एक ऐसा सेल होता है जहाँ पे आप एक अंडरटेकिंग को बेचते हैं बिना उसके इंडिविजुअल लायबिलिटी की वैल्यू को देखे हुए। टेक ओवर के अंदर दोस्तों एक्विजिशन होता है एक स्पेसिफाइड इंटरेस्ट इन द इक्विटी कैपिटल ऑफ द कंपनी। टेक ओवर एक्विजिशन सेम होता है टेक्निकली, लेकिन दोस्तों टेक ओवर को तब यूज़ किया जाता है जब ट्रांजेक्शन जो हो रहा है बिना शेयर होल्डर के कंसेंट का हो रहा है। टेक ओवर या डिवीजन का परचेज को आप रेफर कर सकते हैं लेवरेज बाय आउट। दोस्तों डाइवेस्टिट्यूर एक पार्शियल या फुल्ली डिस्पोजल होता है बिजनेस यूनिट थ्रू सेल्स, एक्सचेंज, क्लोजर और बैंकरप्सी। एक डाइवेस्टिट्यूर तभी हो सकता है यदि बिजनेस यूनिट जो है रिडंडेंट माना गया हो मर्जर या एक्विजिशन के बाद। एक डी मर्जर एक प्रोसेस होता है जिसके द्वारा कॉर्पोरेशन ट्रांसफर कर देते हैं एक या एक से ज़्यादा बिजनेस दूसरे कंपनी को। एक कार्व आउट दोस्तों एक पार्शियल डाइवेस्टिट्यूर होता है बिजनेस यूनिट का, या पेरेंट कंपनी एक माइनॉरिटी इंटरेस्ट को बेच देते हैं किसी सब्सिडरी का आउटसाइड इन्वेस्टर को। इक्विटी कार्व आउट दोस्तों जब भी पेरेंट फर्म इंगेज होते हैं इक्विटी कार्व आउट में तो बेसिकली कर क्या रहे हैं कि ऑनरशिप के कुछ पोर्शन को वो बेच रहे हैं। दोस्तों इंडिविजुअली ऑर्गेनाइजेशन जो कि एफिलिएटेड नहीं होते हैं गवर्नमेंट के साथ, वो ऑनरशिप स्टेक एक्वायर करते हैं प्रीवियसली स्टेट ऑन बिजनेस में। सिनर्जी का मतलब दोस्तों किसी दो सेपरेट बिजनेस है उसका टोटल वैल्यू वो ज़्यादा होगा ईच ऑफ द इंडिविजुअल वैल्यू। इकोनॉमी ऑफ स्कोप को डिस्क्राइब किया जा सकता है, यानी दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करें साइमल्टेनियसली एट लोअर कॉस्ट। इकोनॉमी ऑफ स्केल दोस्तों कॉस्ट एडवांटेज होता है जो कि कंपनी रीप करती है जब प्रोडक्शन एफिशिएंट हो जाता है। वर्टिकल इंटीग्रेशन दोस्तों दो बिजनेस को मर्जिंग को बोलते हैं जबकि अलग अलग स्टेज ऑफ प्रोडक्शन पे होता है। वर्टिकल इंटीग्रेशन के कारण कॉस्ट सेविंग होता है। वर्टिकल इंटीग्रेशन में दोस्तों कंपनी के डायरेक्ट ऑनरशिप ऑफ सप्लायर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेल लोकेशन, इन सभी को ग्रेटर कंट्रोल मिलता है ऑफ द सप्लाई चेन। दो या दो से ज़्यादा रिसोर्स जो कि सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं एक दूसरे के लिए, और जब इन दोनों को एक साथ लिया जाता है ऑगमेंट करते हैं एक दूसरे को। दोस्तों एंटागोनिस्टिक रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा रिसोर्स जो कि सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं दूसरे के लिए। मर्जर सेंस तभी होता है यदि कंपनी का रिसोर्स कॉम्प्लीमेंट्री हो एक दूसरे से। दोस्तों आर्बिट्रेज का मतलब कि आप साइमल्टेनियसली बाय कर रहे हैं और एक सिक्योरिटी को बेच रहे हैं दो या दो से ज़्यादा मार्केट में ताकि प्रॉफिट कमा सकें। डिविडेंड डिस्काउंट डीडी वैल्यू पर शेयर दोस्तों क्या होता है कि एंटिसिपेटेड स्ट्रीम ऑफ डिविडेंड का करंट वैल्यू। दोस्तों DCF वैल्यू पर शेयर का फॉर्मूला है फर्म वैल्यू यूजिंग DCF मेथड माइनस डेब्ट वैल्यू अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। मार्केट मल्टीपल मेथड दोस्तों सिमिलर एसेट को बेचा जाएगा उस वैल्यू के लिए जो कि एक दूसरे से कंपेरेबल होगा। कंट्रोल एक्वायरिंग का जो इंपॉर्टेंस है वो ये है कि कंपनी फ्रिक्वेंटली पे करती है एक प्राइस जो कि ग्रेटर होता है वर्थ ऑफ स्टेटस को इन ऑर्डर टू गेट द राइट टू कंट्रोल। कंट्रोल का जो वैल्यू होता है वो इस फैक्ट से डिराइव होता है कि ये अलाउ करता है एक को कि वो एडजस्टमेंट कर सके जो कि परफॉर्मेंस को इंप्रूव करेगा। टेक ओवर दोस्तों टेक ओवर के अंदर क्या होता है कि कुछ ब्लॉक ऑफ बिजनेस इक्विटी कैपिटल को एक्वायर किया जाता है। टेक ओवर दोस्तों फ्रेंडली तब होता है जब करंट मैनेजमेंट जो है एग्री करते हैं कि ये एक्वायर किया जाएगा दूसरे कंपनी के द्वारा। मर्जर और एक्विजिशन में दोस्तों एक क्रीपिंग टेक ओवर को क्रीपिंग टेंडर ऑफर भी कहा जाता है। ये बेसिकली ग्रेजुअल परचेज होता है टारगेट कंपनी के शेयर का। दोस्तों सुपर मेजोरिटी क्लॉज का प्रोविजन बताया जा रहा है। पॉइजन पिल दोस्तों एक टर्म है फॉर डिफेंस स्ट्रेटजी। पॉइजन पुट एक एंटी हॉस्टाइल टेक ओवर डिफेंस टैक्टिक है। एक डुअल क्लास स्ट्रक्चर का मतलब एक कंपनी जो है दो तरह के स्टॉक ऑफर कर रही है। गोल्डन पैराशूट के अंदर दोस्तों सब्सटेंशियल बेनिफिट होता है जो कि टॉप एग्जीक्यूटिव को दिया जाता है। ग्रीन मिल एक प्रोसेस होता है जहाँ पे बायर जो है लार्ज नंबर ऑफ टारगेट कंपनी के शेयर को एक्वायर करते हैं। पैकमैन डिफेंस में दोस्तों टारगेट फर्म ट्राई करते हैं कि एक्वायर करें किसी कंपनी को जिसने हॉस्टाइल टेक ओवर अटेम्प्ट किया है।
क्रीपिंग इन्हांसमेंट, सेल्स ऑफ क्रॉन जुवेल, वाइट प्रॉन। लिवरेज बायआउट एक प्रोसेस होता है कि आप कंपनी के कंट्रोल को ट्रांसफर कर रहे हैं जबकि प्राइमरीली डेप्ट को यूज़ कर रहे हैं फाइनेंसिंग के रूप में। एक्विजिशन दोस्तों एफ्लिक्टेड होते हैं 5 सिंस से: गेटिंग वे टू फार अवे फ्रॉम इट ऑल, स्ट्राइव फॉर ग्रेटनेस, प्लगिंग विदाउट थिंकिंग, ओवर पेइंग, इनएबिलिटी टू इंटीग्रेट वेल, स्पिन ऑफ, स्प्लिट अप, इक्विटी कार्व आउट, डीमर्जर, पार्शियल सेल ऑफ। दिस थिंग हैव बीन एक्सप्लेन। सेल ऑफ का मोटिव्स क्या है दोस्तों? राइजिंग कैपिटल, रिडक्शन इन मॉनेटरी लॉस, एडजस्टमेंट टू द स्ट्रेटजिक अलाइनमेंट। और फिर दोस्तों उसके बाद फोकस है, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी है। फिर दोस्तों बताया जा रहा है कि मर्जर और एक्विजिशन ट्रांजेक्शन है मिक्स्ड ऑफरिंग, एक तरह का पेमेंट होता है जहाँ पे एक्वायरर जो है कॉम्बिनेशन ऑफ कैश और नॉन कैश पेमेंट को यूज़ करता है। एक एंटी टेक ओवर मेजर्स एक एक्शन होता है जो कि कंपनी लेती है ताकि एक्वायर होने से बच सके। मर्जर सिनर्जिस्टिक तब कहा जाता है यदि कंबाइंड वैल्यू ऑफ कंपनी जो ज़्यादा है एग्रीगेट ऑफ द इंडिविजुअल कंपनी। डील स्ट्रक्चरिंग का फाइनेंशियल स्ट्रेटजी को देखते हैं दोस्तों। बताया जा रहा है कि वेल स्ट्रक्चर M&A डील जो है इसमें दोस्तों इशूज़ होते हैं जो कि अराइज होते हैं सेवरल ईयर इनटू द फ्यूचर। दो पार्टी की में एग्रीमेंट जो कि उनके राइट और ऑब्लिगेशन को बताता है डील स्ट्रक्चर कहा जाता है। डील स्ट्रक्चर के प्रोसेस के अंदर ये बताया जाता है कि कैसे रिस्क को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। दोस्तों जो ऑप्टिमल स्ट्रक्चर होता है किसी बिजनेस ट्रांजेक्शन का वो ऐसा होता है जो कि बेसिक गोल तो अचीव करेगा ही करेगा सभी पार्टीज़ का, और दोस्तों प्रत्येक पार्टीज़ के राइट और रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी राउंड करता है। ऑप्टिमल स्ट्रक्चर दोस्तों इसमें एक्सेप्टेबल अमाउंट ऑफ रिस्क भी ध्यान में रखा जाता है। ये पॉसिबल है कि प्रोसेस एक्सेप्शनली डिफिकल्ट हो। दोस्तों जो ओवरऑल कंसिडरेशन है जो कि आता है कैश, कॉमन स्टॉक या डेप्ट के फॉर्म में, इसे भी कंसिडर किया जाएगा मेथड ऑफ पेमेंट। जो पे आउट होता है दोस्तों वो एक वन टाइम लमसम होता है। जो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है जो कि मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूटिलाइज किया जाता है उसे एक्विजिशन व्हीकल कहते हैं। ईस ऑफ स्ट्रक्चर दोस्तों एक आसान तरीका है स्मॉल प्राइवेटली हेल्ड बिजनेस को कि अपने ऑनर सिक्योरिटी को ट्रांसफर करे एक कंपनी में। दोस्तों एक ट्रांजेक्शन को टैक्सेबल तब माना जाता है शेयर होल्डर को ऑफ द टारगेट कंपनी यदि इसके अंदर मेजॉरिटी ऑफ द कंसिडरेशन बीइंग इन द फॉर्म ऑफ कैश, डेब्ट और समथिंग अदर देन इक्विटी। एक कैश परचेज किसी टारगेट एसेट का और कैश परचेज किसी टारगेट शेयर का या स्टैट्यूटरी कैश मर्जर, ये सभी एग्जाम्पल है ट्रांजेक्शन जिसको टैक्सेशन सब्जेक्टेड होता है। दोस्तों टारगेट कंपनी को प्रिवेंट करना, टारगेट कंपनी के शेयर होल्डर को प्रिवेंट करने के लिए कि वो डबल टैक्सेशन से सब्जेक्टेड ना हो तो टैक्सेबल ट्रांजेक्शन जो कि ट्रांजेक्शन होता है इसके अंदर कुछ दैट इंक्लूड समथिंग अदर देन एक्वायरिंग स्टॉक। इसमें दोस्तों परचेज ऑफ द टारगेट कंपनी वोटिंग स्टॉक। जब भी कोई कंपनी एसेट खरीदती है तो उन्हें टैक्स पे करना पड़ता है ऑन द गेन दैट कंपनी मेड फ्रॉम द सेलिंग द एसेट। ठीक है, तो ये डबल टैक्सेशन को कैसे अवॉइड किया जाएगा ये बताया जा रहा है। दोस्तों जब भी प्राइमरी फॉर्म ऑफ पेमेंट जो है एक्विजिशन का एक्वायरी का स्टॉक है तो ट्रांजेक्शन का एग्जाम किया जाए टैक्सेशन से। ट्रांजेक्शन दोस्तों पार्शियल टैक्सेशन से सब्जेक्टेड होगा ये शेयर होल्डर टारगेट कंपनी का कुछ समथिंग रिसीव करता है और देन एक्वायरिंग स्टॉक। दोस्तों एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट को डिमॉन्स्ट्रेट किया गया है। एक्वायरर मस्ट सो दैट दे विल कंटिन्यू टू ऑपरेट अ लार्ज अमाउंट ऑफ टारगेट बिजनेस। फिर दोस्तों एक मैट क्रेडिट होता है जब भी अमाउंट ऑफ मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, ठीक है, किसी कंपनी का ज़्यादा होता है नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी से तो जो डिफरेंस होता है MAT और नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी में उसे मैट क्रेडिट कहा जाता है। जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल दोस्तों इसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो परचेज प्राइस है या एक्विजिशन कॉस्ट है उसे कैलकुलेट किया जाता है, असाइन किया जाता है पहले टेंजिबल नेट एसेट से और तब इनटेंजिबल नेट एसेट यूजिंग कॉस्ट एलोकेशन स्ट्रेटजी। गुडविल एक एसेट होता है जो कि रिप्रेजेंट करता है पोटेंशियल फ्यूचर गेन, फ्यूचर फाइनेंशियल गेन फ्रॉम एक्वायर एसेट। दोस्तों M&A डील्स को फ्रिक्वेंटली फाइनेंस किया जाता है कैश, स्टॉक, डेप्ट के माध्यम से। दोस्तों बताया जा रहा है कि एक्वायरर जो है अलग अलग काइंड्स ऑफ इन्वेस्टर को ड्रॉ कर सकते हैं, इन सभी चॉइस को डिकपल किए। मर्जर और एक्विजिशन केस में कंपनी शेयर इशू कर सकती है बिड से पहले ताकि एक्वायर करें मनी टू फाइनेंस अ कैश परचेज ऑफ टारगेट। बहुत सारे फाइनेंसिंग ऑप्शन अवेलेबल है एक्वायरर को, जैसे वो इक्विटी को इशू करेगा, इंटरनल एक्रूवल, लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम बैंक और अदर लेंडर, इशू ऑफ कन्वर्टेबल नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर। एक कन्वर्टेबल सिक्योरिटी एक सिक्योरिटी होती है जो कि बॉन्ड या प्रिफर्ड स्टॉक होती है, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं डिफरेंट सिक्योरिटी में। फेयर मार्केट वैल्यू वो प्राइस होता है जो कि एसेट को बेचा जाएगा किसी ओपन मार्केट में जब कुछ कंडीशन को फुलफिल हो। कंडीशन ये होता है कि जो भी पार्टीज इन्वॉल्व हैं उनको सारा फैक्ट्स के बारे में अवेयर हों, वो अपने इंटरेस्ट में एक्ट कर रहे हों और किसी प्रेशर से फ्री हो। टैक्स रिलीफ एक रिडक्शन होता है अमाउंट ऑफ टैक्स जो कि पर्सन और कंपनी को पे करना है। क्रॉस बॉर्डर मर्जर एक्विजिशन के अंदर एसेट और ऑपरेशन होता है फर्म का जो कि दो डिफरेंट कंट्रीज से बिलोंग करते हैं। विन विन सिचुएशन एक ऐसा सिचुएशन होता है जहाँ पे दोनों पार्टीज जो है एक अटेम्प्ट करते हैं कि एक रिजोल्यूशन फाइंड करें किसी कॉम्प्लिकेटेड डिसएग्रीमेंट का। जब भी दोस्तों आता है ये प्रश्न आता है कि एक एग्रीमेंट तक पहुँचें तो दोस्तों दो सबसे ज़्यादा एसेंशियल टॉपिक होता है पोस्ट मर्जर कंट्रोल एंड नेगोशिएटेड प्राइस। ये कॉमन हो गया है मर्जर एंड एक्विजिशन ट्रांजेक्शन के लिए ताकि कॉन्टेम्पलेट करे डिफर्ड कंटीजेंट पेमेंट टू सेलर्स। दोस्तों टैक्स पेयर इंडिया को जनरली फॉरवर्ड कर सकते हैं बिजनेस लॉसेस को। फ्रेंड्स यदि आप इन सभी चीज़ों को डिटेल में समझना चाहते हैं, ये एवरीथिंग मैंने अपने वीडियो लेक्चर में एक्सप्लेनेशन के माध्यम से समझाया है। ये तो हमारा क्विक रिवीजन सेशन था, तो मेन पॉइंट मैंने आपको बताया। इफ़ यू वांट टू गेट मोर डिटेल यूजिंग एग्जांपल, मोर डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल दिस टॉपिक यूजिंग एग्जांपल, काइंडली सब्सक्राइब, काइंडली व्हाट्सएप में नंबर शोन ऑन द स्क्रीन। दोस्तों डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दोस्तों हमारा वीडियो व्हाट्सएप नंबर है जिस पर आप मुझे व्हाट्सएप करके इस तरह के वीडियोज़ का एक्सेस कर सकते हैं। धन्यवाद।